Students, today we are going to start our new topic, that is hematological disorder. So here we mainly discuss about those disorder which are blood related. Okay, so here is the leukemia. So leukemia is a malignancy characterized by abnormal proliferation of hematopoietic cells leading to disruption of bone marrow function. तो ल्यूकेमिया क्या है? ये एक मैलिग्नेंसी है या फिर कैंसर है जिसमें जो हेमाटोपोइटिक सेल्स है, मतलब प्रिकॉर्सर सेल है, जहाँ से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये सब बनता है, वो सेल का एबनॉर्मल डेवलपमेंट या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और इसकी वजह से बोन मैरो का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है. So it is the most common cancer under 15 years of age, accounting for about 33% of pediatric malignancy. तो इतना ज़्यादा कॉमन होता है ल्यूकेमिया. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया दो टाइप का होता है, दैट इज एक्यूट एंड क्रोनिक. तो एक्यूट का अंडर में दो टाइप आता है. नंबर वन इज द एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको ALL से डिनोट किया जाता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लिम्फोइड सेल इन द बोन मैरो. मतलब बोन मैरो का लिम्फोइड सेल से स्टार्ट होता है और ये लिम्फोइड सेल से क्या बनता है? lymphocytes. Okay, that is one type of WBC. Next is acute myelogenous leukemia, that is AML, and it starts from the myeloid cell that forms WBC, RBC and platelet. मतलब वो सेल, मतलब माइलोइड सेल से डेवलप होता है जो मेनली WBC, RBC, प्लेटलेट प्रोड्यूस करता है. ओके, नेक्स्ट इज द क्रोनिक ल्यूकेमिया. सो क्रोनिक में भी दो टाइप का आता है, दैट इज क्रोनिक माइलियोजेनस ल्यूकेमिया, दैट इज CML, एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, दैट इज CLL, एंड बोथ द कंडीशन इज वेरी रेयर. ओके ओके, नेक्स्ट इज द इटियोलॉजी. तो इटियोलॉजी भी मेनली इसका दो टाइप होता है, दैट इज जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल. तो जेनेटिक में मेनली इसमें बहुत सारा सिंड्रोम आ सकता है या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आता है, जैसे तो हमारा डाउन सिंड्रोम, फैनकोनी एनीमिया, एटेक्सिया, टेलेंगिएक्टेसिस, इम्यून डिफिशियंसी, नॉक्चुनल हेमोग्लोबिन यूरिया एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. तो ये हुआ हमारा जेनेटिक कॉजेज. नेक्स्ट हुआ एनवायरमेंटल. तो एनवायरमेंटल में क्या क्या आता है? एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, ओके, दैट मे बी अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, एनीथिंग, एंड alkylating agents, okay, like the bicarbonates and pesticides, benzene, electromagnetic field, पेरेंटल स्मोकिंग, मतलब अगर पेरेंट्स वगैरह ही स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, एंड एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स. ओके, तो ये हुआ ओवरऑल इटियोलॉजी ऑफ ल्यूकेमिया. ओके, नेक्स्ट नंबर वन इज द ALL, दैट इज एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. तो ये तुम्हारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है. ये तुम्हारे 80% ऑफ ऑल केसेस को मेनली अकाउंट करता है. इसमें मेनली 3 to 4 केसेस आउट ऑफ 1 lakh चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज. तो सबसे कॉमन ALL होता है, ओके, ल्यूकेमिया में. नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ जेनेटिक इंजुरी और एक्वायर्ड इंजुरी की वजह से DNA क्या हो जाता है? उसका DNA में इंजुरी हो जाता है, या फिर DNA डैमेज हो जाता है in the bone marrow. So this leads to uncontrolled and exaggerated growth, cells accumulation called lymphoblast और leukemic blast. तो इसकी वजह से जो हमारा सेल्स है, बोन मैरो का जो सेल है, उसका अनकंट्रोलेबल या फिर इंक्रीज्ड ग्रोथ हो जाता है और सेल्स का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है और ये सेल को हम लोग बोलते हैं लिम्फोब्लास्ट या फिर ल्यूकेमिक
ब्लास्ट। ओके, एंड इसकी वजह से ये सेल एबनॉर्मल सेल की एक्यूमुलेशन की वजह से जो नॉर्मल सेल है उसका डिसफंक्शन हो जाता है। ओके, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, और साथ ही जो नॉर्मल सेल का प्रोडक्शन था वो भी ब्लॉक हो जाता है, एंड इट इन टर्न्स लीड्स टू बोन मैरो फेलियर। तो बोन मैरो सफिशिएंट नॉर्मल सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, बोन मैरो फेलियर हो जाता है, और उसके साथ दूसरा ऑर्गन जैसे सीएनएस, लिम्फ नोड्स, लीवर, स्प्लीन, जॉइंट, ये ऑर्गन्स में एबनॉर्मल सेल जो प्रोड्यूस हुआ था दैट इज ल्यूकेमिक ब्लास्ट, वो वहाँ जाके इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, मतलब ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होने लगता है। तो मेनली हमारा जो इसके बाद हमारा क्या होगा, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया मेनली दो टाइप का होता है, दैट इज बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, अगर बी सेल से ओरिजिनेटेड हुआ है, और अगर टी सेल से ओरिजिनेट हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो ल्यूकेमिया हो गया, अभी ल्यूकेमिया का क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा, जैसे नॉन स्पेसिफिक में आएगा एनोरेक्सिया, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी मतलब मेंटल चेंजेस होता है, एंड लेथर्जी और फैटी। उसके साथ होगा पैलर एंड फैटिक। पैटेकी इज अ काइंड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब हमारे स्किन के अंडर में अगर ब्लीडिंग हुआ तो एक पैचेस या फिर एक जैसे रेड डॉट डॉट फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैटेकी। एंड परप्यूरा है ब्रूसिंग, जो हम लोग ब्रूसिंग ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है अगर इंटरनल स्किन लेयर के अंदर में अगर ब्लीडिंग हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं परप्यूरा या फिर ब्रूसिंग होता है। इपिस्टैक्सिस मीन्स द नोज ब्लीडिंग होता है, एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली होता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट फीवर एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है। लिम्फ एडिनोपैथी, इट इज़ अ काइंड ऑफ लिम्फ डिसऑर्डर जिसमें मेनली जो लिम्फ नोड्स है वो फूल जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। मतलब ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन या फिर बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन, इम्यून डिसऑर्डर की वजह से अगर लिम्फ नोड्स फूल गया उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। एंड नेक्स्ट इज हेपेटोमेगली। एथेरेल्जिया इज द जॉइंट पेन। ओके, जॉइंट पेन को हम लोग बोलते हैं एथेरेल्जिया। टैकिपनिया, डिस्निया होता है। फेशियल इडिमा, हेडेक, कंजंक्टिवल कंजेशन, एंड डायलेटेड नेक वेन। तो नेक का जो वेन है वो डिस्टेंडेड या फिर डायलेटेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में मेनली ALL को मेनली कंफर्म करने के लिए क्या क्या करते हैं, CBC दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड डिफरेंशियल काउंट जिसमें हमें क्या दिखाई देता है, पैनसाइटोपेनिया मीन्स द एबनॉर्मल डिग्रीज इन द लेवल ऑफ WBC, RBC एंड प्लेटलेट, एंड ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स द abnormal increase in the WBC level. ओके, नेक्स्ट पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करके हमें क्या मिलता है, ब्लास्ट सेल मॉर्फोलॉजी एंड काउंट। तो ब्लास्ट सेल मेनली पेरिफेरल ब्लड में मिलता है, और उसके साथ हम लोग प्लेटलेट काउंट भी हम लोग देख सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें मिलेगा मीडियास्टर्नल मास, तो मतलब मीडियास्टिनम में हमें एक मास फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर हम लोग ट्यूमर, लंप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। एक्सरे बोन, it will show the cortical defect, altered medullary tubercle, ये सब हमें बोन मैरो में चेंजेस मिलेगा। एंड कोआगुलेशन प्रोफाइल में ऑफ कोर्स कोआगुलेशन जो है टाइम वो बढ़ जाएगा, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करेंगे, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, LDH, कैल्शियम, बिलीरुबिन, SGOT, SGPT, ये सब एंजाइम वगैरह इसका सब सीरम लेवल हम लोग चेक करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। इसमें मेनली हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोब्लास्ट 25% और मोर। तो जो लिम्फोब्लास्ट सेल है या फिर जो एबनॉर्मल सेल है वो हमें मिलेगा 25% या फिर उससे ज़्यादा।
नेक्स्ट इज CSF एनालिसिस में हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल। तो जो CSF है उसमें भी हमें ब्लास्ट सेल का प्रेजेंस दिखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मेनली 4 फेजेस में होता है। ओके, तो फर्स्ट फेज इज द इंडक्शन थेरेपी। तो इंडक्शन थेरेपी में हम लोग इनिशियल या फिर अर्ली फेज बोल सकते हैं ऑफ केमोथेरेपी। तो इसमें सर्टन केमोथेरेपी ड्रग यूज होता है या फिर एजेंट्स यूज होता है, जिससे हमारा जो बोन मैरो का जो एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल है उसका नंबर में रिड्यूस करना, उसको 5% से कम करना, यही हमारा एम होता है। तो इसमें मेनली ये थेरेपी 4 वीक्स तक चलता है। और ये थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले चिल्ड्रेन का जैसे सेप्सिस, एनीमिया, हेमोरेज, इसको पहले हमें ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ये थेरेपी स्टार्ट करना है। तो इसमें मेनली ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्या आता है, प्रेडनिसोलोन, विनक्रिस्टिन, डाउनोरूबिसिन, एल एस्परजिनेस, ये सब ड्रग यूज होता है इंडक्शन थेरेपी में या फिर केमोथेरेपी में। ओके, नेक्स्ट इज द CNS प्रोफाइलैक्सिस। तो जो ड्रग का डोज है तुम लोग बुक में देख लेना। नेक्स्ट इज द CNS प्रोफाइलैक्सिस। तो CNS प्रोफाइलैक्सिस में मेनली इसमें हम लोग इंट्राथिकल का मतलब है विद इन द स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग क्या एडमिनिस्टर करते हैं, मेथोट्रिक्सेट। इट इज ऑल्सो अ केमोथेरेपी ड्रग। और उसके साथ लो डोज क्रेनियल इरेडिएशन भी या फिर रेडिएशन भी हम लोग कभी कभी देते हैं। ओके, सो दिस इज CNS प्रोफाइलैक्सिस। नेक्स्ट इज द कंसोलिडेशन और मेंटेनेंस थेरेपी। ये मेनली स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द इंडक्शन थेरेपी, क्योंकि इंडक्शन थेरेपी के बाद कभी कभी वो जो थोड़ा अमाउंट में कभी कभी वो जो ब्लास्ट सेल है वो नहीं मरता है या फिर ब्लास्ट सेल रिडक्शन नहीं हो पाता है। तो उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको नंबर को इंक्रीज नहीं होने देने के लिए हमें कंसोलिडेशन थेरेपी देना है। ओके, तो इसमें क्या ड्रग यूज होता है, हाई डोज मेथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फोमाइड, विनक्रिस्टिन, साइटोसिन, आर्बिनोसाइट, ये सब यूज होता है। ओके, और ये थेरेपी चलता है 4 to 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस थेरेपी, जिसको हम लोग लास्ट या फिर लास्ट थेरेपी भी बोल सकते हैं। इसमें मेनली जो रिलैप्स हो सकता है, कभी कभी इंडक्शन फेज अगर उसका फेलियर हो गया तो उसका वो जो डिजीज का फिर से रिलैप्स हो सकता है, रिलैप्स केसेस हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मेनली मेंटेनेंस थेरेपी दिया जाता है 2 years to 2.5 years। ओके, और इसमें क्या क्या ड्रग यूज होता है, प्रेडनिसोलोन, विनक्रिस्टिन, डाउनोरूबिसिन, एल एस्परजिनेस, मेथोट्रिक्सेट एक्सेट्रा। तो ये ड्रग 2 years या फिर 2 years से ज़्यादा तक ये हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड दिस कम्स अंडर द मेंटेनेंस थेरेपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ALL, that is acute lymphocytic leukemia. Next is AML, that is acute myelogenous leukemia, or it is also known as acute non-lymphoblastic leukemia, and it accounts for about 15 to 20% of all leukemia cases, and it is sometimes associated with genetic disorder like the trisomy 21, Fanconi anemia, Bloom syndromes, etc. Okay, next is the classification of AML. So there is two classification given by the French American British, that is FAB classification, and next is WHO classification. So first is FAB classification. तो इसमें मेनली 8 सब टाइप्स होता है AML का, दैट इज M0 to M7। तो M0 को हम लोग बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड, M1 मीन्स विथ मिनिमल मैचुरेशन, एंड M2 AML with maturation,
M3, that is acute myelocytic leukemia, promyelocytic leukemia, and M4 acute myelomonocytic leukemia, M5 acute monoblastic leukemia, M6 erythroblastic leukemia, and M7 is acute megakardioblastic leukemia. So this is the 8 subtypes of AML given by FAB classification. Okay, next is WHO. तो WHO ने मेनली 4 टाइप्स दिया था, दैट इज AML विथ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज लाइक द फैल्कोनी एनीमिया, ब्लूम सिंड्रोम, ट्राइजोमी 21, डाउन सिंड्रोम्स, मतलब जो AML जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के साथ रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट इज AML विथ मल्टीलिनेज डिस्प्लेसिया. तो डिस्प्लेसिया क्या है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेल. तो इसमें मेनली अगर सेल का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, अगर उसके साथ AML रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे AML विथ मल्टीलिनेज डिस्प्लेसिया. एंड नेक्स्ट इज AML विथ केमोथेरेपी और रेडिएशन, मतलब ड्यू टू एनी काइंड ऑफ केमोथेरेपी या फिर रेडिएशन की वजह से अगर AML हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं AML associated with chemotherapy or radiation. And last one is AML not otherwise specified, मतलब जो unspecified है. तो ये हुआ 4 classification by WHO. Okay, next is the clinical features of AML. So इसमें mainly क्या होगा? pallor, fever, fatigue, infection and excessive bleeding. हेपेटोस्प्लिनोमेगली, मतलब लीवर स्प्लीन दोनों ही इनलास्ट हो जाता है. लिम्फ एडिनोपैथी. क्लोरोमा क्या है? लोकलाइज्ड मास ऑफ ल्यूकेमिक सेल, मतलब जो लिम्फोब्लास्ट सेल जो हम लोग ने पढ़ा था आगे, तो अगर उसका लोकलाइज्ड एक मास फॉर्म हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमा. और ये कहीं पर भी हो सकता है, लाइक द रेट्रो ऑर्बिटल रीजन या फिर मीडियस्टर्नम, उसमें हो सकता है. नेक्स्ट इज स्ट्रोक, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ओके, सो दिस इज द क्लिनिकल फीचर्स. नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में मेनली हम लोग क्या करते हैं? पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, बोन मैरो बायोप्सी, CSF स्टडी, बोन स्कैन दैट इज एक्सरे ऑफ द बोन एंड MRI, ये सब हम लोग करते हैं. ओके, फॉर द डायग्नोसिस. एंड ट्रीटमेंट के लिए मेनली हम लोग करते हैं इंडक्शन फेज, लाइक जो 4 फेज हम लोग ALL में हम लोग ने जो डिस्कस किया था, वही यहाँ पर फॉलो होता है. जस्ट यहाँ पे जो ड्रग देता है वो उसमें चेंजेस आता है. जैसे इंडक्शन फेज में यहाँ हम लोग देते हैं साइटोसिन, एराबिनोसाइट एंड दाउरोरुबिसिन with or without etoposide or थायोगुआनिन. ओके, एंड नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन फेज में हम लोग देते हैं एराबिनोसाइड एंड एटोपोसाइड. ओके, एंड CNS प्रोफाइलैक्सिस, लाइक सेम आगे जो हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज मीटोट्रिक्सेट एंड क्रेनियल रेडिएशन, वही करता है. एंड लास्ट ट्रीटमेंट इज द स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, मतलब जो प्रिकर्सर सेल है या फिर जो स्टेम सेल है, उसको ही हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द AML. ओके, नेक्स्ट नंबर 3 is the CML, that is chronic myelogenous leukemia. तो it occurs due to specific translocation of फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. तो इसमें मेनली जो क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 के बीच एक ट्रांसलोकेशन या फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, दोनों में अगर एक्सचेंज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. तो इसमें मेनली अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में अगर ट्रांसलोकेशन हुआ, तो इसकी वजह से CML, दैट इज क्रोनिक माइलियोजेनस ल्यूकेमिया होता है. ओके, और इसका 2 टाइप है, दैट इज एडल्ट फॉर्म अबव 4 years ऑफ एज में अगर होता है तो, और जुबिनाइल फॉर्म दैट ऑकर्स इन इन्फेंट एंड अर्ली एज. ओके, नेक्स्ट इज द फेजेस. अभी जो क्रोनिक
CML का मेनली 3 फेजेस होता है, दैट इज क्रोनिक, एक्सीलरेटेड एंड ब्लास्ट। तो क्रोनिक फेज में मेनली क्या होता है, ये सबसे आगे का फेज है, मीन्स द अर्लीस्ट फेज। और इसमें मेनली पेशेंट का जो ब्लास्ट सेल होता है वो 10% से नीचे होता है इन ब्लड एंड बोन मैरो sample. Okay, so less than 10% blast cell is present in the bone marrow and the blood sample, and it mainly lasts for 3 to 4 years. ओके, नेक्स्ट फेज आते हैं हम लोग एक्सीलरेटेड फेज। तो ये फेज में मेनली क्या होता है, जो ब्लड बोन मैरो सैंपल में ब्लास्ट सेल का लेवल 10% से 20% तक होता है, पर 20% से ऊपर नहीं जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज इज द ब्लास्ट फेज। और ये ब्लास्ट फेज में अगर हम लोग ने बोन मैरो ब्लड का सैंपल लिया तो उसमें जो ब्लास्ट सेल का लेवल है वो 20 से अबव हो जाता है। ओके, और इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी ब्लास्ट क्राइसिस भी इसको बोला जाता है। और ये ब्लास्ट सेल अदर टिश्यू, अदर ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लीवर, हार्ट, लंग्स, CNS में चला जाता है, मतलब दूसरा टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ये सबसे लास्ट फेज है। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ CML। तो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली क्या होता है, इसका अनसेट बहुत ही इंसीडियस टाइप का होता है, मतलब एकदम अंदर अंदर ही खोखला कर देता है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, इस टाइप का। ओके, इंसीडियस ऑनसेट मतलब कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है आगे आगे। जब डिजीज एडवांस करता है, जब ब्लास्ट एक्सीलरेटेड फेज में चला जाता है, तभी ये इसमें साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, जैसे स्प्लीनोमेगली, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट, ल्यूकोसाइटोसिस, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सब वगैरह मेनली लेटर स्टेज ऑफ डिजीज में मेनली देखा जाता है। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में मेनली हम लोग क्या क्या करता है, सेम इसमें भी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमें इंक्रीज WBC काउंट मिलेगा, एंड ऑल्सो अदर माइलोइड सेल दैट इज RBC प्लेटलेट का लेवल भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज सीरम विटामिन B12 एंड यूरिक एसिड। तो विटामिन B12, यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। बोन मैरो बायोप्सी में हमें क्या मिलता है, मेगा कायरोसाइटोसिस साइट्स, मीन्स जो बोन मैरो सेल्स है वो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज्ड हो जाए, बड़ा बड़ा सेल्स हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगा कायरोसाइट्स। एंड नेक्स्ट इज साइटोजेनिक स्टडी, मीन्स द क्रोमोसोमल स्टडी में हमें क्या मिलता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, मीन्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और ट्रांसलोकेशन बिटवीन द क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम 9। ओके, एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली अगर क्रोनिक फेज में अगर पेशेंट होगा तो तब हमारा ट्रीटमेंट होगा सिंगल एजेंट केमोथेरेपी। तो मतलब केमोथेरेपी ड्रग देंगे पर एक ही, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन की किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही ड्रग, एक ही केमोथेरेपी ड्रग चलेगा, और उसके साथ क्या जाएगा, बाइसल्फेन। ओके, इट इज अनदर ड्रग। नेक्स्ट इज इंटरफेरोन देंगे टू सप्रेस द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो जो ट्रांसलोकेशन हुआ है, जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुआ है, उसको सप्रेस करने के लिए मेनली हम लोग देते हैं इंटरफेरोन। एंड अदर ड्रग्स में क्या आता है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर एंड इमाटिनिब। तो ये दोनों ही जो काइनेस है, ओके, टायरोसिन काइनेस को इनहिबिट करता है, और इसकी वजह से जो हमारा कैंसर मतलब या फिर कैंसर या फिर मैलिग्नेंसी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, मतलब सेल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, फिर रिड्यूस्ड हो जाता है। ओके, एंड लास्ट वन इज द ब्लास्ट क्राइसिस। तो ब्लास्ट क्राइसिस में एक ही ऑप्शन है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द CML। ओके, एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। तो नर्सिंग मैनेजमेंट यू विल गेट इटसेल्फ इन द बुक, बहुत ही सिंपल है, उसमें इवन असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन बहुत अच्छे से दिया है। सो यू ऑल गो थ्रू दैट। सो हमारा मेनली
एज अ होल हमारा डायग्नोसिस क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, जिससे हमारा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ओके, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर ब्लीडिंग, रिस्क फॉर एनी काइंड ऑफ रिस्क फॉर इंजुरी, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, एंजाइटी होगा। तो ये हमारा एक लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस हुआ है, तो उसके आधार पे हमारा इंटरवेंशन क्या होगा वो भी बुक में अच्छे से दिया है। सो ऑल ऑफ यू go through the book, okay? So this is all about today's topic.